नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्स नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीयूईटी का जो प्रिपरेशन चल रहा है, खास करके एमएमएससी ज्योग्राफी के लिए, उसकी प्रिपरेशन यहां चल रही है। इसके लिए पिछली जो पहली वीडियो थी उसमें भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट पे, जैसे कि हम लोग उस वायुमंडल के संघटक के बारे में पिछली वीडियो में पढ़े थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है या प्लेलिस्ट की, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ आज की जो क्लास है, इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ये एक तरह से सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग पूरे अपने टॉपिक को रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, एक नज़र सभी टॉपिक को बनाते हुए चल रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिससे ज़्यादातर लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो उसी पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ आज की जो हमारी टॉपिक है, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान की स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल हमारी बनी कैसे है, क्या कैसी लगती है, ये उसमें कहाँ पे क्या पाया जाता है। जो वायुमंडल है, एक पृथ्वी का घेरा है चारों तरफ से, वो हर जगह एक समान नहीं है। इसमें अलग अलग गैसें पाई जाती हैं। ये भी गैसें ये नहीं कि एक समान हर जगह पाई जाए, कहीं पे ज़्यादा गैसें हैं तो कहीं पे कम गैसें हैं, कहीं पे बिल्कुल ना के बराबर गैसें हैं। तो उसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है, इसमें लेयर की हम बात करने जा रहे हैं कि क्योंकि जो हमारी वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो कई लेयर से मिलकर बनी है। वायुमंडल बहुत चौड़ी है, कई हज़ार, पृथ्वी के धरातल से लेकर कई हज़ार किलोमीटर ऊपर तक की इसका क्षेत्र माना जाता है वायुमंडल का। तो ये कई परतों से मिलकर बना है। तो वही परतों को कई भागों में बांट दिया गया है। जैसे पहला है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। तीसरा है मेसोस्फियर, मध्यमंडल। चौथा है थर्मोस्फियर, आयन मंडल, या इसे आयनोस्फियर भी कहते हैं। चौथा है एक्सोस्फियर, यानी कि बहिर्मंडल। तो ये 4-5 जो परतें हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हम कह सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर है। क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है, पृथ्वी को पहले घेरा है, फिर उसमें भी कई परतें ऐसे ऐसे बढ़ती गई हैं, कई हज़ार किलोमीटर तक ये परतें पाई जाती हैं। तो उसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस परत की क्या खासियत है, डिटेल में हम लोग जानेंगे। साथ में अगर हो सके तो हम लोग को फिगर की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिगर भी हम लोग देखा जाएगा। इसके पहले आपको बता दूं, किसी ने पिछली वीडियो में, जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसमें हम लोग बात किए थे वायुमंडल के संघटक के बारे में, तो उसमें किसी ने बोला था कि सर इंग्लिश में भी लिखा करें। ये बात अच्छी है कि आपने अपनी बात रखी और मुझे वो बात पता चल गई है, अब मेरे तक पहुंच गई है, तो वो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल पूरा समाधान किया जाएगा। तो इसीलिए आप देखिए कि मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख दिया है। होता क्या है कि आपको पता है कि ज्योग्राफी का सिलेबस कितना बड़ा है। जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई की 3rd वीक में बताया जा रहा है, तो ये आपको पता ही है कि सिलेबस कैसा है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नज़र में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम लोग नज़र बनाते हुए चल रहे हैं। कोशिश किया जाएगा कि एग्ज़ाम तक आने तक ज़्यादातर टॉपिक कवर हो जाए। तो वही कोशिश है कि जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में दोनों लोगों को साथ में लेकर चला जाएगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों को। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कंटिन्यू बस क्लास में बने रहिए। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में देखें तो हमारी जो पृथ्वी है, ये कई परतों से मिलकर कई परतों से घिरी हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्षोभ मंडल, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये अगर हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी को जो हमारे कांटेक्ट में जो परत पाई जाती हैं, जैसे वायुमंडल है, तो इसमें कई, ये पृथ्वी है, इसके लगे ही क्या है, हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ से लेकर, यहाँ से धरातल से लेके ऊपर तक जो है, तो इसमें इसी में कई लेयर बांट दी गई है। तो यही हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में, जिसे कि हम कह सकते हैं 5 भागों में बांटा गया है, लेयर जो भी हैं। तो आपको बता दूं कि जो पृथ्वी के सबसे करीब है, यानी कि जो पृथ्वी से लगा हुआ है, जो हम लोग के कांटेक्ट में रहती है, उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है, ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, ये पृथ्वी से लगी होती है। आप कह सकते हैं कि हम लोग जो हैं और पेड़ पौधे, ये ज़्यादातर चीज़ें क्या है, क्षोभ मंडल में है, ट्रोपोस्फियर में है। ट्रोपोस्फियर की खासियत ये है कि ये सबसे नीचे रहती है, और इसे क्या बोलते हैं, परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता रहता है। क्यों परिवर्तन होता है ये भी देखिए। क्षोभ मंडल हम ये कहते हैं, पहला क्या है, क्षोभ मंडल, ये हमारा क्षोभ मंडल है, पृथ्वी के जो एकदम लगे हुए रहे, तो ये पृथ्वी से लगा हुआ है, इसे हम बोलेंगे क्षोभ मंडल। ये परिवर्तन मंडल भी है।
हम बोलेंगे, देखेंगे यहाँ पर पृथ्वी का जो सटा हुआ क्षेत्र है वायुमंडल का, जो पृथ्वी से लगा हुआ क्षेत्र, जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो ये वायुमंडल है, और वायुमंडल का ये वाला जो एरिया है यहाँ इतना जो पृथ्वी से लगा हुआ है वही हमारा क्षोभ मंडल है। देखेंगे हम लोग, बोलेंगे वहाँ तक की वायुमंडल है जहाँ तक पवनें गति करती हैं। अगर वायुमंडल में जहाँ हलचल हो रही है पृथ्वी से लगकर, वो हमारा क्या है, क्षोभ मंडल है। अगर हम विषुवत रेखा पर खड़े होकर देखें, क्या है, ये पृथ्वी है और ये हमारा इक्वेटर है। अगर मैं इस समय यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ से अगर मैं ऊपर देखूँ वायुमंडल में तो हमें दिखेगा कि लगभग 18 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, क्षोभ मंडल पाया जाएगा विषुवत रेखा पर। दिखेगा नहीं, लेकिन एक इमेजिन करिए कि हमें दिख रहा है कि विषुवत रेखा पर जो वायुमंडल की पहली परत है क्षोभ मंडल, वो 18 किलोमीटर तक है। अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या बात जाननी चाहिए। अगर ध्रुवों पे मैं खड़ा हो जाऊं तो यहाँ से अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं तो हमें दिखेगा कि लगभग 18 किलोमीटर ही हमारी क्षोभ मंडल पाई जाती हैं। यानी कि ये जितनी भी परतें हैं सबकी दूरी बताई गई है कि कौन सी परत कितनी किलोमीटर दूरी तक पाई जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पहली क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं। क्षोभ मंडल क्या होता है, जहाँ पवनों का हलचल होता रहता है, जिस क्षेत्र तक हलचल होती रहेगी कोई भी, वही वहाँ तक हमारा क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर है। तो यही देख रहे हैं कि विषुवत रेखा पर क्या होती, सबसे ज़्यादा हलचल होती है। यहाँ पर संवहनी पवनें चलती हैं। मान लीजिए इक्वेटर है तो यहाँ पर क्या संवहनी पवनें चलती रहती, लगातार चलती रहती हैं। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, वायु ज़्यादा यहाँ पर गति करती है। तो जहाँ यहाँ पे जब ज़्यादा गति करेगी इसका मतलब हलचल ज़्यादा हो रहा है विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर जब ज़्यादा हलचल होगी तो इसका मतलब ये इसकी पवनें जो है ज़्यादा ऊपर तक जाएंगी और जगह की अपेक्षा। तो इसलिए कहेंगे इस यहाँ पर हलचल ज़्यादा क्षेत्र तक हो रहा है, तो इसलिए क्षोभ मंडल का भी क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यानी कि 18 किलोमीटर तक ज़्यादा रहेगा। लेकिन ध्रुवों पर क्या होता है, शांत, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर शांत माहौल रहता है, वहाँ पर ज़्यादा हलचल नहीं होती है। जिस वजह से कहा जाता है कि क्षोभ मंडल की जो सीमा है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर 18 किलोमीटर होती है। तो ये समझ गए कि 18 किलोमीटर क्यों विषुवत रेखा पर ज़्यादा होती है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, इसलिए क्योंकि वहाँ पर हलचल ज़्यादा होती हैं। तो हलचल का मतलब है कि क्षोभ मंडल के अंदर ही हो रहा है। तो जहाँ तक हलचल होगी वो हमारा क्षोभ मंडल रहेगा, फिर चाहे वो ध्रुव हो या विषुवत रेखा हो। इसीलिए ध्रुवों पर कम मोटाई रहती है क्षोभ मंडल की और विषुवत रेखा पर अधिक मोटाई रहती है। तो आई होप कि आप लोग क्षोभ मंडल समझ गए होंगे। और बात एक है क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल की अभी तो हम लोग ऊंचाई समझ गए। क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा, तापमान में परिवर्तन, आर्द्रता में परिवर्तन, बादल फटना, जितनी भी मौसमी घटनाएं घटती हैं ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। तो क्षोभ मंडल में ही वर्षा होती है, ये नहीं कि उसके ऊपर से होती है। तो जो वर्षा होती है ये पहली परत में ही होती है, वर्षा भी क्षोभ मंडल में ही होती है, और जो भी और बाकी मौसमी घटनाएं हैं सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। जो पवनें होती हैं ये भी क्षोभ मंडल में ही चलती हैं मुख्यतः। आगे हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। समताप मंडल क्षोभ मंडल के बाद की सीमा होती है। ये क्या है, समताप मंडल। समताप मंडल जहाँ तक क्षोभ मंडल रहेगा हमारा, ट्रोपोस्फियर रहेगा, उसके ऊपर क्या रहेगा, फिर समताप मंडल शुरू हो जाएगा यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, तो जो दूसरी परत है वायुमंडल की वो हमारा है स्ट्रेटोस्फियर। इसकी भी दूरी तय की गई है। ये बताया गया है कि लगभग 18 से, अभी हम लोग फिगर में भी ये सब दूरी देखेंगे, तो अभी मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बस ध्यान से आप समझते चलिए। हमने क्या देखा कि यहाँ से 0 यानी कि एकदम धरातल से लगभग 8 या 18 किलोमीटर क्या है, ट्रोपोस्फियर है, पहली परत है। 8 का मतलब ध्रुवों की तरफ, 18 है विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे मोटी होती है क्षोभ मंडल, ये ध्यान दीजिएगा बस, ये इंपॉर्टेंट है कि विषुवत रेखा पर और ध्रुवों की अपेक्षा क्षोभ मंडल कैसा रहेगा, ट्रोपोस्फियर कैसा रहेगा। तो ट्रोपोस्फियर विषुवत रेखा पर मोटा रहेगा, चौड़ा रहेगी ये परत, और ध्रुवों पर ये पतली रहेगी। इसके बाद आता है हमारा जो समताप मंडल, ये इसकी चौड़ाई जो रहेगी लगभग 18 से 50 किलोमीटर। ये हम बात करें ध्रुवों पर। अगर वही विषुवत रेखा पर, अगर ध्रुवों की बात करें तो 8 से 50, और विषुवत रेखा पर बात करें तो 18 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रहती है।
तो ये हो गई हमारा ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल। तीसरी परत आ जाती है अब यहाँ पे, जो कि बीच की परत होती है, जिसे बोलते हैं मध्य मंडल। ये हमारा है मध्य मंडल, जिसे हम बोलेंगे मेसोस्फियर। मेसोस्फियर ये बीच की परत होती है। जैसे 5 परतें हैं तो उसमें 5 परतें हैं, इसमें पहली क्या हो गई, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, अब मेसोस्फियर, जिसे कि मध्य मंडल बोलेंगे। ये बीच की परत होती है। इसकी दूरी हम लोग देख लिए कि लगभग जो 50 है, तो अब इसकी क्या रहेगी, 50 से 80 तक रहेगी। मेसोस्फियर की मोटाई कितनी रहेगी, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। फिर इसके बाद आती है आयनोस्फियर या थर्मोस्फियर। ठीक है, छठा क्या है, सॉरी फोर्थ, ये था थर्ड। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ क्या है हमारा, आयनोस्फियर या आयन मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। ये पाई जाएगी हमारी 80 से लगभग आपका ये पहुंच चली जाती है 600 या 800। कहीं कहीं आप इसे 600 भी देखेंगे और कहीं कहीं 800 भी देखेंगे, कहीं 900 भी देखेंगे। तो यही लगभग है, आप इसे ध्यान दीजिएगा कि लगभग 80 से मान लीजिए 800 किलोमीटर तक ये पाई जाती हैं चौथी परत यानी कि थर्मोस्फियर, आयन मंडल। फिर इसके आखिरी जो परत आती है बहिर्मंडल यानी कि एग्जोस्फियर। ये सबसे बाहर की परत होती है। पृथ्वी को जो वायुमंडल घिरा है उस वायुमंडल की सबसे आखिरी परत होती है, सबसे बाहर की परत होती है, जिसलिए इसे बोला जाता है बहिर्मंडल। बाहर बहिर्मंडल जो है एक्सोस्फियर, वो है 5वें नंबर पे है और ये है 800 किलोमीटर से ऊपर तक जो है उसका कोई निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कहा जाता है 3000, 4000, 5000, 6000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती हैं, ये स्ट्रक्चर, इसकी परत जो है। तो यहाँ हमने देखा कि कौन कौन सी परतें हैं, 5 परतें हो गई, जिसमें से एक बार फिर देख लीजिए, ये हमारी अर्थ है। अर्थ को सबसे पहले क्षोभ मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर है, फिर उसके बाद है पहला है ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर जो कि दूसरी परत है, तीसरी है मेसोस्फियर जो कि तीसरी परत है, और चौथी परत है थर्मोस्फियर आयन मंडल या इसे बोलते हैं आयनोस्फियर। 5वीं है एक्सोस्फियर या बहिर्मंडल। अब इसमें भी कई खासियत होती हैं। क्या है कि जैसे पहली परत में क्या पाई जाती हैं, दूसरी परत में क्या पाई जाता है, तीसरी परत में, चौथी परत में, 5वीं परत में, हर चीज़ अलग अलग जगह, हर जगह अलग अलग पाया जाता है। क्योंकि हमारा जो वायुमंडल दिख रहा है ये पूरी ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसा नहीं है। कहीं पे ज़्यादा सघनता है, कहीं पे कहीं विरलता है, कहीं पे ज़्यादा सघनता है, फिर कहीं पे तापमान ज़्यादा है तो कहीं पे तापमान कम है, कहीं पे तापमान फिर ज़्यादा है, कहीं पे तापमान कम है। तो ये सब बातें हमें देखने को मिलती हैं। कहीं पर हम निवास करते हैं तो कहीं पर जहाज़ें उड़ने के लिए बढ़िया माना जाता है, कहीं पे बादल बनने के लिए अच्छा माना जाता है, कहीं पे आयन पाए जाते हैं, कहीं पे सैटेलाइट के लिए कहाँ पे कौन सा लेयर हमारे लिए सबसे बढ़िया बताया जाता है कि यहाँ पे सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं, और अलग अलग घटनाएं जो घटती हैं, सब अलग अलग जो लेयर हैं, जो जितने भी परतें हैं, चाहे वो क्षोभ मंडल हो, समताप मंडल हो, मध्य मंडल हो, आयन मंडल हो, बहिर्मंडल हो, सब में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो उस पर आज हम लोग चलिए देखते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए मैंने अलग अलग जो लेयर हैं उनको अलग अलग बना दिया है, किसमें क्या पाए जाते हैं, किसकी कितनी दूरी है, कितने किलोमीटर तक पाए जाती हैं, कहाँ पे तापमान कैसा होता है, इन सब बातों का यहाँ जिक्र किया गया है। तो एक एक करके देखते चलिए। हो सके आप लोग इसे जब देख लें तो लास्ट में आप इसे नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरह से आप कह सकते हैं ये आपके लिए मास्टर क्लास हो सकती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। आप कोई भी लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम देखेंगे तो उसमें ये से लेयर्स जो हैं यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से जरूर क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ नाम याद कर लीजिए पहले, तब हम लोग इस पर चलते हैं। तो आगे देखिए, पहले मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ध्यान से देखते चलिएगा। पहला ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ से जो एकदम सटी हुई जो लेयर है, अर्थ को जो चारों तरफ से घेरे हुए, जो अर्थ को दबाई हुई है, वो हमारा क्या है, ये पहला है, यानी कि ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल है। यहाँ पर देखिए क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। जितनी भी घटनाएं होती हैं, वायु, मैंने जैसा अभी बताया, वायु, वर्षा, तापमान में परिवर्तन, आर्द्रता में परिवर्तन, बादल फटना, ये जितनी भी घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में होती हैं, क्योंकि यहीं पर परिवर्तन होता रहता है, जिस वजह से इसे परिवर्तन मंडल भी बोला जाता है, क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल ये पहली परत होती है जिसमें महत्वपूर्ण अगर चीज़ें की बात करें तो इसी लेयर में हमारी ऊपर की तरफ पैसेंजर प्लेन्स जो होती हैं यहीं उड़ान भरती हैं।
यहीं चलती हैं। यहीं पर हॉट एयर बलून्स जो होते हैं लोग उससे ट्रेवल करते हैं, वो भी यहीं पाया जाता है। एक खास बात ये है, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो लेयर है इसकी मोटाई ध्रुवों पर ज़्यादा होती है, बल्कि विषुवत रेखा पर ज़्यादा होती है और ध्रुवों पर ये पतली होती है परत। अगला अगर इसमें बात करें खासियत, तो इसमें जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई पर जाएंगे, यहाँ पर तापमान में कमी आती जाएगी, जिस वजह से मैंने देखिए ये क्या है, ऊंचाई को दिखा रहा है। ये जो एरो मैंने बनाया है ये ऊंचाई को दिखा रहा है और यहाँ मैंने एलटी लिखा है यानी कि लो टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान क्या होगा, लो होता जाएगा, यहाँ पे तापमान गिरता जाएगा पहली जो लेयर है यानी कि ट्रोपोस्फियर में। तो आई होप कि आपको ये ट्रोपोस्फियर जो है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रोपोस्फियर के बाद अब दूसरी परत आती है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। समताप मंडल में मौसम एकदम बिल्कुल शांत रहता है, इसमें ज़्यादा घटनाएं कोई मतलब कि परिवर्तन नहीं होती हैं, जैसे इसमें हलचल होती रहती है। ये एकदम समताप मंडल है, एकदम कूल। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, इसकी ऊंचाई जो मोटाई जो है, ये दूसरी परत है, इसकी मोटाई 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक ऊपर तक पाई जाती हैं। जहां क्षोभ मंडल खत्म हो जाएगा उसके ऊपर से क्या पाया जाएगा, समताप मंडल पाया जाएगा। तो क्षोभ मंडल हमारा कहाँ खत्म हो रहा है, 18 किलोमीटर पे, तो 18 किलोमीटर से हमारा शुरू हो जाएगा समताप मंडल। तो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर 18 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, ये दूसरी लेयर होती है। इसमें खास बात यह है कि इसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है, ओजोन गैस की परतें भी पाई जाती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यही हमें गैस बचाती है, जो कि दूसरे लेयर में पाई जाती है यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, किस परत में पाई जाती है वायुमंडल के। तो आप आंख बंद करके समताप मंडल की ऊपरी सीमा जो है वहां पर, या आप कह सकते हैं समताप मंडल में क्या है, ओजोन गैस पाई जाती हैं, जो कि पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। आगे इसमें देखते हैं दूसरी परत जो है समताप मंडल में। इसमें देखिए मैंने एरो बनाया है ऊपर की तरफ यानी कि ऊंचाई को इंगित कर रहा है, और HT लिखा है यानी कि हाई टेम्परेचर। तो इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहां पर हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारा दूसरी परत है स्ट्रेटोस्फियर में। अब तीसरी जो परत है वो है मेसोस्फियर यानी कि मध्य मंडल। तो ये हमारी तीसरी परत है। इसकी खासियत देखिए क्या है, ये पाई जाती है हमारी 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। जब दूसरी परत यानी कि समताप मंडल खत्म हो जाएगी तब उसके ऊपर क्या है, हमारी पाई जाएगी मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फियर। मेसोस्फियर जो है ये तीसरी परत है जिसे हम बोलते हैं मध्य मंडल। इसकी खासियत देखिए कि इसी परत में हम क्या होते हैं, मेट्रोलॉजिकल रॉकेट। मेट्रोलॉजिकल रॉकेट क्या होता है, जैसे मौसम वैज्ञानिक का जो रॉकेट है, तो वो इसी मंडल में पाए जाते हैं। इसमें देखिए लो टेम्परेचर यहाँ दिखाया गया, यानी कि ऊंचाई के साथ साथ जैसे जाएंगे टेम्परेचर क्या होता है, गिरते जाता है। और एक खास बात किसी को बताइएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछ ले कि वायुमंडल में सबसे ठंडा मौसम मतलब सबसे ठंडा तापमान, सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है, तो आप डायरेक्ट कूद के जाइएगा ऑप्शन यहाँ थर्ड वाले लेयर पे, जिसका नाम है मेसोस्फियर, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में सबसे कम तापमान पाया जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। मध्य मंडल में सबसे कम तापमान पाया जाता है। मध्य मंडल में लगभग आप कह सकते हैं -100 डिग्री, -100 डिग्री यहाँ सबसे कम तापमान पाया जाता है। और साथ में कहीं कहीं आप इसमें -80 डिग्री भी देखेंगे। तो लगभग आप ये ध्यान दीजिए कि सबसे कम तापमान मेसोस्फियर में पाया जाता है, मध्य मंडल में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मध्य मंडल में सबसे कम तापमान पाया जाता है। इसमें देखिए हाइट है, हाइट जितनी जितनी हाइट पे हम जाएंगे यहाँ पे लो टेम्परेचर होता जाएगा, यानी कि टेम्परेचर जो हमारा है वो लो होता जाएगा। ऊंचाई के साथ जाने, ऊंचाई पे जैसे जाएंगे यहाँ पर टेम्परेचर लो होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहली परत है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 परत हैं। तो पहले में ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो हो रहा है। दूसरी में ऊपर जाने पे टेम्परेचर हाई हो रहा है। फिर तीसरी में ऊपर जाने पे टेम्परेचर लो हो रहा है। फिर ऊपर जाने पे टेम्परेचर हाई हो रहा है। यानी कि हर एक परत एक दूसरे से भिन्न है। पहली परत में ऊपर जाने पे तापमान क्या हो रहा था, गिर रहा था, तापमान यहाँ पे लो हो रहा था। दूसरी में वही ऊपर जाने पे तापमान उसमें बढ़ने लग रहा है। तीसरी परत में ऊपर जाने पे फिर तापमान गिरने लग रहा है।
फिर चौथी परत में ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ने लग रहा है, यानी कि एक में ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान गिर रहा है, तो दूसरे में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ रहा है, फिर तीसरे में ऊंचाई के साथ तापमान फिर गिर रहा है, फिर चौथे में फिर वही ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा। अब बात आती है हमारी चौथी परत जो है वो है आयनोस्फीयर, यानी कि थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं या आयन मंडल बोलते हैं। ये हमारी क्या है, चौथी परत है जो कि बहुत ही खास मानी जाती है। क्यों खास मानी जाती है, इसकी पहले ऊंचाई देख लेते हैं। जो ये चौथी परत है यानी कि आयन मंडल या आयनोस्फीयर, इसकी चौड़ाई जो होती है 80 से 800 किलोमीटर, ये मध्य मंडल के बाद पाई जाती है। मेसोस्फीयर के ऊपर की जो परत है वो हमारा है थर्मोस्फीयर यानी कि आयन मंडल। आयन मंडल चौथी परत है जो कि तीसरी परत के ऊपर पाई जाती है। इसकी चौड़ाई है 80 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक लगभग मानी जाती है। कहीं कहीं आप देखेंगे 800 की जगह आप लोगों को 850 भी दिखेगा, 600 भी दिखेगा। तो लगभग ही आप यही समझिए कि 80 से 800 किलोमीटर तक हमारी क्या है, आयन मंडल पाई जाती है। ये चौथी परत है। खास बात इसमें यह है कि इसमें आयन्स पाए जाते हैं। आयन जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ कई अलग अलग लेयर में पाए जाते हैं। आयनों के लेयर पाए जाते हैं इस मंडल, ये एक तरह से खुद ही वायुमंडल की लेयर है, तो इस लेयर में खुद लेयर पाए जाते हैं। उन्हीं आयन के लेयर जो होते हैं उनको बोलते हैं डी लेयर। आप लोग नाम सुने होंगे, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर। तो डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर ये कहाँ पाई जाती हैं, चौथे स्तर में, चौथे परत में, थर्मोस्फीयर आयन मंडल में ये पाए जाते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने लिखा है रेडियो। रेडियो यहाँ पाया जाता नहीं। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग अलग अलग तरह के संचार करते हैं, आप लोग देखेंगे कई तरह के संचार किए जाते हैं, जो संचार व्यवस्था है, जैसे टेलीविज़न है, टेलीफोन है। लेकिन अगर एक आप लोग ध्यान देखे होंगे, अब तो नहीं, शायद कहीं कहीं दिखता है, बहुत कम ही दिखता है, रेडियो आप लोग सुने होंगे। रेडियो से भी संचार किया जाता है। तो रेडियो कैसे चलता है, ना उसमें कहीं से वायर कनेक्ट होता है, ना कहीं पे हम ऊपर छतरी जैसे टीवी पे लगाते हैं ना ऊपर, वो नहीं कहीं से कनेक्ट होता है। तो जो हमारा रेडियो वो कैसे चलता है, तरंगों से चलता है। वेव जो होती हैं उससे चलते, तरंगों से चलती हैं। तो ये तरंगे वहाँ से उठती हैं, तो जाती कहाँ हैं, पहले जाती हैं चौथे मंडल में, चौथी परत में, थर्मोस्फीयर आयन मंडल में जाएंगी, और यहीं पे जो आयन रहेंगे इन्हें क्या करेंगे, पृथ्वी पर परावर्तित कर देंगे। यहाँ से तरंगे उठी और वहाँ पे गई आयन मंडल में, और वहाँ से वो परावर्तित हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ आयन्स पाए जाते हैं। वो क्या करेंगे, वहाँ से उन धरती पर फिर से परावर्तित कर देंगे। वही हमारे संचार के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती हैं। लास्ट ईयर में क्वेश्चन जरूर पूछा, आप जान लीजिएगा कि कौन सी परत रेडियो संचार के लिए सहयोगी होती हैं। तो रेडियो संचार की जब भी बात आएगी, और खास करके हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो आप आ जाएगा चौथी परत जो कि है थर्मोस्फीयर आयन मंडल। तो आयन मंडल जो है रेडियो संचार के लिए सहयोग करती है। इसके बाद देखें, इसमें भी देख लीजिए, टेम्परेचर की बात की गई। ऊंचाई पर जैसे जैसे जाएंगे तापमान यहाँ क्या हो रहा है, हाई होता जा रहा है, हाई टेम्परेचर होता जाएगा। तो इसमें भी टेम्परेचर हाई हो रहा है। एक में टेम्परेचर ऊपर जाने पर लो हो रहा है, तो दूसरे में ऊपर जाने पर टेम्परेचर हाई हो रहा है, तीसरे में फिर ऊपर जाने पर टेम्परेचर लो हो रहा है, चौथे में फिर ऊपर जाने पर टेम्परेचर हाई हो रहा है। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा इसे। आखिरी परत आती है एग्जोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो है वायुमंडल का, जो वायुमंडल है पृथ्वी को घेरे हुए, उसके सबसे बाहर आउटर गैस है, ये सब आउटर लेयर है। ये जो बाहर की परत है वो हमारा है एग्जोस्फीयर बहिर्मंडल, जो कि सबसे बाहर है। इसीलिए आप इसका नाम अच्छे से याद कर सकते हैं, बहिर्मंडल बाहर है, एग्जोस्फीयर जिसे बोलते हैं। तो एग्जोस्फीयर जो है ये लगभग पाई जाती है 800 से 3000 किलोमीटर, ये और भी पाई जा सकती है, ऊपर तक भी पाई जा सकती है। ये 800 किलोमीटर में से 3000 किलोमीटर तक पाई जाती है। पांचवी है लेयर है ये, इसका नाम है एग्जोस्फीयर बहिर्मंडल है। इसमें खास बात यह है कि इसमें जो स्पेस शिप होते हैं ये यहीं पर रहते हैं। सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं ये बहिर्मंडल में ही जाते हैं। इसमें तापमान की बात करें तो लगभग 5568 यानी 5500 से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य की किरणें यहाँ पे नज़दीक होती हैं इन परतों के पास, और इसमें ज़्यादा उनकी किरणों को कोई रुकावट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ऊपर होती हैं इनकी अपेक्षा। तो यहाँ पर तापमान क्या होगा, हाई रहेगा, जो कि एग्जोस्फीयर है, बहिर्मंडल है, जिसमें कि स्पेसशिप पाए जाते हैं और सैटेलाइट पाई जाती हैं, जो कि सबसे बाहरी परत होती है। यहाँ पर मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती हैं, जो कि हल्की गैसें हैं। तो ये ऊंचाई पर पाई जाती हैं
एग्जोस्फीयर में, तो हाइड्रोजन और हीलियम एग्जोस्फीयर में ही पाई जाएंगी। तो एक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लीजिए, आपको रिवाइज कर दो। एक चीज़ यहाँ पहले देखिए कि यहाँ लिखा है 165 मीटर पर -1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो वायुमंडल की ये बताया गया है कि वायुमंडल में 165 मीटर 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा। 165 डिग्री की ऊंचाई पर जाने पर, जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर गए तो वहाँ पर हमारा क्या हुआ, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान कम हो गया। फिर और ऊपर जाएंगे तो फिर 165 किलोमीटर, तो 1 डिग्री कम हो जाएगा। तो जैसे कि धरातल के नीचे आप लोग पढ़े होंगे, धरातल के नीचे भी जाने पर तापमान में किस तरह से परिवर्तन होता है, उसी तरह वायुमंडल में भी हमारा 165 किलोमीटर तक जाएंगे फिर तापमान बदल गया, फिर गए ऊपर, फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। ये गुण पाया जाता है वायुमंडल में। तो एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए पृथ्वी के सबसे लगी हुई परत क्या है, क्षोभ मंडल है, जो कि 8 ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा इक्वेटर पर 18 किलोमीटर पाई जाती है। इसी में हॉट एयर बैलून्स भी उड़ते हैं, पैसेंजर प्लेन भी मुख्यतः इसमें चलती हैं। इसकी जो सीमा है, एक चीज़ और देख लीजिए, ये क्या है, जो सीमा है जो कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है, उसे बोलेंगे क्षोभ सीमा। ये ध्यान दीजिएगा, क्षोभ सीमा किन किन के बीच पाई जाती हैं, क्षोभ की, जहाँ तक क्षोभ मंडल की सीमा है वह जो परत है उसके आगे समताप मंडल शुरू हो जाएगी, तो हम कहेंगे वो किनारा क्या है, ये क्षोभ सीमा है। तो ये क्या है, हमारा क्षोभ सीमा है। फिर उसके बाद आ जाता है समताप मंडल। समताप मंडल पाई जाती है 18 से 50 किलोमीटर की मोटाई तक। इसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है और साथ में इसकी जो परत है जो कि अपने ऊपर वाली परत से अलग करती है, इसे बोलेंगे समताप सीमा। फिर इसके बाद आता है मध्य मंडल, जिसे बोलेंगे मेट्रोलॉजिकल रॉकेट, यहीं पाया जाता है, जो कि 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है, मेसोस्फीयर। और इसके बाद आता है हमारा चौथा थर्मोस्फीयर, यानी कि आयन मंडल भी आप बोल सकते हैं, 80 से 800 किलोमीटर पाया जाता है। इसी में से रेडियो की जो तरंगे होती हैं यहीं से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। आयन पाए जाते हैं, आयन के लेयर पाए जाते हैं, जिसे बोला जाता है डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर। ये खासियत है आयन मंडल की। चौथा है बहिर्मंडल, यानी कि एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर की मोटाई 800 से 3000 किलोमीटर, ये थोड़ा परिवर्तित भी हो सकती हैं। ये 5वीं लेयर होती हैं, इसमें स्पेसशिप जो होती हैं इसी में रहती हैं, सैटेलाइट भी जो छोड़े जाते हैं इस परत में ही रहते हैं। इसका तापमान बहुत उच्च होता है। ये परत सबसे बाहरी परत है और पृथ्वी से बोला जाए तो सबसे दूर परत है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर ये देखा जाए, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा मंडल है, तो आप बताएंगे क्षोभ मंडल। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में कौन सा मंडल पाया जाता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में कौन सा लेयर पाया जाता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में हमारा आयन मंडल मेसोस्फीयर पाया जाता है। तो अलग अलग परतें हैं। इस तरह से पूछ सकता है कि किस मंडल, इन दो मंडल के नाम दे देगा, कहेगा इसके बीच की परत बताइए कौन सी है, या किसी परत का नाम दे दिया, कहा इसके ऊपर की परत कौन सी है, कोई नाम दे दिया, कह दिया इसके नीचे की परत कौन सी है, इनकी दूरी यानी चौड़ाई की बात कर सकता है, कितनी किलोमीटर कौन सी है। या ये पूछ सकता है कि जैसे ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, ओजोन, तो आप सबसे पहले बोलेंगे दूसरी परत में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती हैं। फिर आगे पूछ सकता है आयंस कहाँ पाए जाते हैं, तो आयंस आप बता दीजिएगा आयन मंडल में पाए जाते हैं, आयनोस्फीयर, या आप कह दीजिएगा थर्मोस्फीयर। इसमें इसी में क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं, और इसी में आयन के लेयर भी पाए जाते हैं, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जो भी लेयर हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे है जो मेसोस्फीयर है, तीसरी परत, यानी कि मध्य मंडल, इसमें एक नॉक्टिन्यूशन क्लाउड पाए जाते हैं, क्लाउड होते हैं नॉक्टिन्यूशन, जो कि ज़्यादातर ध्रुवों पर होते हैं, ये चमकीले होते हैं बादल, और ये लेकिन वर्षा नहीं करते हैं। जो नॉक्टिन्यूशन क्लाउड होते हैं ये वर्षा नहीं करते हैं, ये पाया जाता है आपका मध्य मंडल में। तो यही इसके बाद अगर बात करें तो जो चौथी लेयर है, इसमें पाया जाता है कुछ चमकीले पदार्थ ध्रुवों पर पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में जैसे दिखते हैं, उसे हम बोलेंगे ओरोला, चौथी परत, यानी कि आयन मंडल या थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर। इसमें कुछ चमकीले पदार्थ पाए जाते हैं जिसे हम बोलेंगे कि ओरोला बोरियोलिस और ओरोला ऑस्ट्रियोलिस। ये अलग अलग या क्या है, ध्रुवों पर पाए जाते हैं, ये मुख्यतः ध्रुवों पर ही पाए जाते हैं, ये चमकीले पदार्थ होते हैं। तो ओरोला बोरियोलिस, ओरोला ऑस्ट्रियोलिस जो हैं ये आपका पाया जाएगा आयन मंडल में, थर्मोस्फीयर में।
और यहाँ पे मैंने देखा ही कि यह मध्यमंडल में क्या पाया जाता है, मध्यमंडल में जो कि तीसरी परत बीच की परत है, इसी में नॉक्टिन्यूसन क्लाउड पाए जाते हैं जो वर्षा नहीं करते हैं, ये चमकीले होते हैं। और इसी मध्यमंडल में ही सबसे कम तापमान आप कह सकते हैं -100 डिग्री या -80 डिग्री पाया जाता है तापमान। तो सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है, मध्यमंडल में। ये बात नोटिस कीजिएगा और किसी को मत बताइएगा, ठीक है। तो आगे हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की संरचना अच्छे समझ में आई होगी कि हमारी वायुमंडल बनी कैसे है। तो ये हमारी पृथ्वी है, इसको चारों तरफ से वायुमंडल इतनी चौड़ी है और उसी में कई पार्ट कर दिया गया, कई टुकड़े में बांट दिया गया है कि हमारी इतनी दूरी तक ये लेयर है, इतनी दूरी तक ये लेयर है, फिर इतनी दूरी तक ये, फिर इतनी ये अलग अलग लेयर बना दी गई है। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग चर्चा की है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर के बारे में हम लोग जाने। तो आई होप कि आप लोगों को ये मामला अच्छे से समझ में आया होगा। और ये भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो पीजी एंट्रेंस की CUET का जो प्रिपरेशन चल रहा है वो अच्छे से चल रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि आज हमारी ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है, जिसमें पिछली क्लास में हम लोग संगठक के बारे में पढ़े थे। तो उसमें जैसे क्या हुआ था, कुछ हिंदी में ज़्यादातर लिख दिया था मैंने सब, तो कमेंट आया कि सर इसे इंग्लिश में भी लिखे, तो आज इसीलिए मैंने इंग्लिश में भी लिखा है।